Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. Now in this video we are going to see oligohydramnios. So this word oligohydramnios means if we break it if we break in the two words, that is it will be oligo and then hydramnios. So oligo means होता है decrease, less. Hydro means होता है like a water एंड एमनियोस मीन्स होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इन तीनों को या इन दोनों वर्ड को हम ज्वाइन कर दे तो क्या निकलेगा, डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, गर्भ में पानी की मात्रा यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो वही चीज है, गर्भ में यानी कि माँ के वूम में, मदर के वूम में जो एमनियोटिक सैक होता है उसके अंदर जो वाटर होता है, जो फ्लूइड होता है, उसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर वो अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम ओलाइगोहाइड्रोअम्नियोस बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस एमनियोटिक फ्लूइड। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा हम एनाटॉमी देख लेते हैं, एनाटॉमी रिगार्डिंग यूट्रस। तो यूट्रस एक वूम होता है जिसके अंदर बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने के लिए बहुत सारी चीजें हेल्प करती हैं, जैसे हो गया एक प्लासेंटा, जैसे हो गया एमनियोटिक कॉर्ड, जैसे हो गया एमनियोटिक फ्लूइड और उस एमनियोटिक सैक जिसके अंदर ये एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड अप होता है, भरा होता है। एमनियोटिक फ्लूइड एक तरह का लिक्विड है जो कि किस चीज से बनता है, फीटस के यूरिन से मिलके बनता है। फीटस का जो लंग्स के थ्रू सिक्रेशन होता है, ओरल के थ्रू सिक्रेशन होता है, नेजल सिक्रेशंस होते हैं, ये सारी चीजें मिला के एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। और ये एक तरह के बैग में रहता है जिसको हम एमनियोटिक सैक बोलते हैं। ये एमनियोटिक सैक दो तरह के लेयर से मिलके बनती हैं, दैट इज कोरियन एंड एमनियन लेयर। चलो इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है इसका काम क्या होता है। ये वाटरी फ्लूइड होता है, वाटर की तरह ये होता है, हल्का सा येलोइश कलर का होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये बेबी को फ्री मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन के एब्डोमेन में आप देखते होंगे कि कभी एब्डोमेन का शेप चेंज हुए जा रहा है, कभी हाथ आपको दिख रहा होगा एब्डोमेन पे मार रहा है बेबी, कभी पैर मार रहा है, तो वो बेबी अंदर मूव कर रहा होता है। बट मूव किसके थ्रू करता है, जब उसको नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड मिलता है तब। अच्छा, अगर पानी में मैं फिश को डाल दूं तो वो अच्छे से मूव कर पाएगी, और बाहर निकाल दूं तो वो मर जाएगी, मूव नहीं कर पाएगी। उसी तरह से बेबी वाटर में अच्छे से मूव कर पाता है। ठीक है, तो एक तरह से ये मूवमेंट में हेल्प कराता है। दूसरा, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसे, अगर मदर को कोई इंजरी हुई, ठीक है, तो सबसे पहले इंजरी कहाँ पे आएगी, उसके एब्डोमेन पे आएगी, फिर यूट्रस पे आएगी, फिर एमनियोटिक सैक पे आएगी। ठीक है, उसके बाद कहीं जाके बेबी तक पहुंच पाएगी। ठीक है, तो एक तरह से ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। इसके अलावा इसके पास कुछ प्रोटीन वगैरह भी होते हैं जो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नॉर्मली जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी नॉर्मली होती है, जब 9 मंथ चल रहा होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए, 600 से 800 ml नॉर्मली होना चाहिए। ये तो हो गया था नॉर्मल क्या है, किस लिए है, क्या फंक्शन है, ये सारी चीज हमने देख ली। अब नॉर्मल वॉल्यूम देख लो। जब 12 वीक हो रहा होता है तो 12वें हफ्ते में 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड मदर के अंदर होता है। फिर 20वें हफ्ते तक 400 ml बढ़ जाता है। फिर 36 से 38 वीक यानी कि 9 मंथ तक कब तक कितना बढ़ जाता है, 1 लीटर, यानी 600 से 800 ml हम उसे मानते हैं कि नॉर्मली बढ़ जाता है। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओलाइगो मीन्स होता है लेस, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर लाइक, और एमनियोस मीन्स होता है एमनियोटिक फ्लूइड। अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो क्या बनेगा, लेस वाटर लाइक फ्लूइड, दैट इज लेस एमनियोटिक फ्लूइड। ये कंडीशन रेयर है, रेयर इसलिए बोला है क्योंकि इसका इंसिडेंस रेट आप देख सकते हो। एक प्रेगनेंसी 750 प्रेगनेंसीज में से कोई एक ऐसी वुमेन आपको मिलेगी जिसके एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा। कितना कम होगा, नॉर्मल कितना होता है, 600 से 800 एट टर्म होता है 9 मंथ में। कितना कम होगा जो हम उसे ओलाइगोहाइड्रोमनियाज मान लेंगे, दैट इज लेस देन 200 ml एट टर्म,
यानी 9वें महीने में 200 ml से कम जब फ्लूइड होगा अंदर, तो हम उसे क्या कहेंगे, इट इज अ केस ऑफ ओलाइगोहाइड्रोएमनियास। इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता है, मॉडरेट होता है ना। बेबी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जब ओलाइगोहाइड्रोएमनियास का कोई केस आता है। कितना परसेंटेज इफेक्ट पड़ता है, 4 से 8%, ज्यादा परसेंटेज इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन। तो इट इज डिफाइंड एज रिड्यूस एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ लेस देन 200 ml एट टर्म, यानी कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड 600 से 800 होना चाहिए ml, लेकिन यहाँ पे कितना है, 200 ml से भी कम है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेस। तो डिवाइड किया हुआ है मैंने मैटरनल कॉजेस और फीटल कॉजेस में। मैटरनल कॉजेस देख लेते हैं। मैटरनल मीन्स होता है मदर। मदर के ऐसे कौन कौन से कॉजेस हैं जिसकी वजह से ओलाइगोहाइड्रोएमनियास हो रहा है। फर्स्ट है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। हाइपरटेंशन मीन्स होता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो तो रहा है, बट इसमें फ्लूइड कैसे कम हो रहा है। मान लीजिए ये मदर की ब्लड सप्लाई है, जब ब्लड सप्लाई में हाइपरटेंशन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, वो उनके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लासेंटा ये है जो कि मदर से अटैच होता है और बेबी की तरफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस प्लासेंटा में भी मदर के थ्रू ही ब्लड सप्लाई आ रही है और पतली पतली कैपिलरीज प्लासेंटा को ब्लड सप्लाई दे रही हैं। अगर मदर को हाइपरटेंशन हो गया तो ये कैपिलरीज के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब कैपिलरीज डैमेज हो जाएंगी तो ब्लड सप्लाई प्लासेंटा को नॉर्मली नहीं मिल पाएगी। जब ब्लड सप्लाई प्लासेंटा को नॉर्मली नहीं मिल पाएगी तो बेबी को इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलेगी और बेबी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बन रहा है, बेबी के सिक्रीशन से बन रहा है, बेबी के यूरिन से बन रहा है ना। तो जब बेबी के ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं होंगे तो यूरिन भी अच्छे से नहीं बनेगा, सिक्रीशंस भी अच्छे से नहीं निकलेंगे और एमनियोटिक फ्लूइड कम बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी। यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी मींस होता है यूट्रस जो है वो प्लासेंटा को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहा है। फर्स्ट वाले में तो कैपिलरीज डैमेज होने के चांसेस थे। सेकंड वाले में प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि यूट्रस माल फॉर्म हो, मतलब यूट्रस अच्छे से बन ना पाया हो सकता है कि प्लासेंटा और यूट्रस के बीच की जो ब्लड सप्लाई है, जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो अच्छे से अटैच ना हो पाई हो सकता है कोरियोनिक विलाय जो कि एक तरह का अटैचमेंट मीडियम है यूट्रस मदर का और प्लासेंटा के बीच में, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि मदर को प्लासेंटा से डायरेक्टली जोड़ते हैं। ठीक है, उसी कोरियोनिक विलाय के अंदर ब्लड सप्लाई बनती है। ठीक, हो सकता है कि ये कोरियोनिक विलाय अच्छे से नहीं बन पाए हों, अटैच नहीं हो पाए हों, इस वजह से ब्लड सप्लाई भी अच्छे से नहीं मिल पा रही है। और ब्लड सप्लाई अगर अच्छे से नहीं मिल पाएगी तो उसका मैंने आपको रिजल्ट बता ही दिया कि ब्लड सप्लाई अगर अच्छे से नहीं मिल पाएगी तो बेबी के ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। तो जितना भी वाटर मदर अच्छे से लेगी उतना ही बेबी तक भी ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे। ठीक है, और बेबी भी ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास करेगा, लाइक जितना उसको करना चाहिए। तो अगर मदर अच्छे से वाटर इनटेक नहीं करेगी तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो बेबी तक वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं अच्छे से पहुंच पाएंगे और जो कंडीशन है दैट इज ओलाइगोहाइड्रोनियास वो हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मीन्स होता है अननोन। बहुत सारे रिसर्च ने अभी ये बताया है कि ये सारे जो कॉजेज हैं ये मे और मे नॉट बी वाले हैं। ठीक है, एज अ रिस्क फैक्टर्स आप इन्हें ले सकते हो, लेकिन मेन जो कॉज है ना, वो अभी अननोन है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। पोस्ट मीन्स बाद में, टर्म मीन्स टर्म के बाद वाली प्रेगनेंसी, यानी कि प्री टर्म मतलब सॉरी टर्म प्रेगनेंसी क्या होती है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी। 9 से 10 मंथ की प्रेगनेंसी को हम टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं, लाइक नॉर्मल प्रेगनेंसी बोलते हैं। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी मीन्स होता है कि 42 वीक्स के बाद तक जो प्रेगनेंसी चल रही है उसको हम पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली 37 से 40 वीक्स तक प्रेगनेंसी चलती है
और उसके 2 हफ्ते अगर ज़्यादा बढ़ गई, उससे ज़्यादा बढ़ गई, तो हम उसे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। इस टाइम पे क्या होता है कि बेबी का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यूट्रस के अंदर स्पेस नहीं रह जाता है। भाई 9 मंथ में ही बेबी का 2.5 केजी वेट बढ़ जाता है, ठीक है? अंदर स्पेस नहीं रहता है। उसी तरह से अगर ये 10 मंथ से भी ज़्यादा प्रेगनेंसी चलेगी तो बेबी का साइज़ तो बढ़ जाएगा। तो बेबी को और स्पेस देने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो कम होने लगता है, जिससे कि बेबी को स्पेस मिल जाए। उसको हम बोलते हैं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है? तो एमनियोटिक फ्लूइड इसमें अपने आप ही कम हो जाएगा, जिसको बाद में हम ओलाइकोहाइड्रोमनियास बोल देंगे। नेक्स्ट है प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। लेबर ऑनसेट से पहले जो एमनियोटिक सैक था, जिसको हमने मेम्ब्रेन बोल दिया, वो टूट गई, फट गई और धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नीचे लीक होने लगा। जब एमनियोटिक फ्लूइड जो है टाइम से पहले लीक होने लगेगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ओलाइकोहाइड्रोमनियास की कंडीशन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है फीटल कंडीशन। तो फीटल कंडीशन में डायरेक्ट रीनल प्रॉब्लम अगर हो गई फीटस को, रीनल प्रॉब्लम मीन्स होता है किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई, किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो जब किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाएगी तो वो यूरिन नहीं बना पाएगी, यूरिन नहीं बना पाएगी तो बेबी यूरिन पास नहीं कर पाएगा और आपका जो फ्लूइड है वो बन नहीं पाएगा। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। तुरंत मेम्ब्रेन रप्चर हो जाना। कौन सी मेम्ब्रेन? बैग ऑफ मेम्ब्रेन की बात चल रही है यहाँ पे। बैग ऑफ मेम्ब्रेन तो आप जानते ही होंगे कि एमनियन और कोरियन जब थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाती है तो वो एक सर्विक्स के थ्रू एक लाइक शेप बन जाती है, तो उसको बैग की तरह एक शेप बन जाती है, उसको हम बोलते हैं बैग ऑफ मेम्ब्रेन। ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन ऑनसेट ऑफ द लेबर में टूटती है, रप्चर होती है। लेकिन स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है कि ये मेम्ब्रेन टाइम से पहले रप्चर हो गई और इसने क्या किया, लीक करना स्टार्ट कर दिया एमनियोटिक फ्लूइड को। जब एमनियोटिक फ्लूइड टाइम से पहले लीक हो जाएगा तो वो ओलाइकोहाइड्रोमनियास में चेंज हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन कभी भी रप्चर हो रही है आफ्टर 28 वीक्स बट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द लेबर, ठीक है? 28 वीक्स के बाद, लेकिन ऑनसेट ऑफ द लेबर से पहले। नेक्स्ट है आपका इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन। अगर यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो एमनियोटिक सैक को भी इन्फेक्टेड कर देगा। जब वो एमनियोटिक सैक को इन्फेक्टेड कर देगा तो एमनियोटिक सैक टूट जाएगी इजिली। जब वो इजिली टूट जाएगी तो उसमें से क्या होगा, लीकेज होने लगेगा और ओलाइकोहाइड्रोमनियास की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रा मीन्स इनसाइड, यूट्राइन मीन्स यूट्रस के अंदर, ग्रोथ रिटार्डेशन मीन्स ग्रोथ नहीं हो पाई, यूट्रस के अंदर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि मे भी कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम रही होगी, मे भी मदर एनीमिक रही होगी, मे भी मदर प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से बेबी की अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो जब बेबी ग्रो नहीं करेगा अच्छे से तो उसके ऑर्गन भी अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे और वो सिक्रीशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, या कह सकते हो एमनियोटिक फ्लूइड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका फीटल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज। मान लीजिए उसके रीनल यानी कि किडनी ही नहीं अच्छे से बन पाई, लंग्स ही अच्छे से नहीं बन पाए, तो क्या उसका एमनियोटिक फ्लूइड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये थे हमारे कॉजेस फीटल और मैटरनल। अब आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको स्मॉल यूट्राइन साइज मिलेगा, लाइक यूट्रस का जितना साइज अच्छे से दिखना चाहिए उतना साइज अच्छे से नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो है वाटर की कमी हो गई है जिसकी वजह से साइज कम दिखेगा। लेस फीटल मूवमेंट। तो मैंने आपको बताया ना कि जितना वाटर होगा उतना ही बेबी अंदर मूव इजीली कर पाएगा, सिंपल सी चीज है। अगर अंदर लिक्विड होगा तो लिक्विड के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो अच्छे से मूव करेंगी, और वही लिक्विड मैं अगर कम कर दूं तो जो चीजें हैं वो वहीं पे रह जाएंगी और मूव नहीं कर पाएंगी, ठीक है? तो यूट्रस के अंदर क्या होगा, मूवमेंट की कमी हो जाएगी तो फीटल मूवमेंट कम हो जाएगा। ये मदर को अपने आप ही फील होने लगता है कि मेरा बेबी अंदर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है द यूट्रस इज फुल ऑफ फीटस, लाइक दैट, इस तरह से। तो जो फीटस है उसके पार्ट्स जो है वो
जब आप पैल्पेट करके देखोगे, टच करके देखोगे, तो उसके पार्ट्स आपको फील होंगे, आपके हाथों में फील होंगे कि हाँ इसका ये लेग्स है, ये इसके हाथ हैं, ये इसका हेड है। क्यों? क्योंकि अंदर फ्लूइड नहीं है ना? अब अगर यहाँ पे आप टच करो तो क्या इजिली आप बेबी का हेड टच कर पाओगे? यहाँ पे अगर आप टच करो, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर फ्लूइड नहीं है तो अगर आप यहाँ पे टच करो तो आप इजिली बेबी का हेड फील कर पाओगे। बस यही है। नेक्स्ट है माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन मीन्स होता है बेबी का नॉर्मल प्रेजेंटेशन ना होना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेबी का नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होता है कि बेबी का हेड नीचे होता है, जिसमें जो बेबी का वर्टेक्स है वो नीचे होता है, वर्टेक्स नीचे होता है, ठीक। लेकिन बेबी जब घूम ही नहीं पा रहा है तो जिस तरह से बेबी लेटा हुआ है वो उसी तरह से लेटा होगा। और हम सब जानते हैं कि 8 से 9 मंथ के बीच में क्या होता है कि बेबी घूम के अपने सर को नीचे ले आता है, ठीक है। जब ओलाइगोहाइड्रोमियास की कंडीशन होगी तो बेबी मूव ही नहीं कर पाएगा ज्यादा अच्छे से, तो कभी बेबी का सर यहाँ पे मिलेगा, कभी बेबी का हेड यहाँ पे मिलेगा, कभी बेबी का हेड यहाँ पे मिलेगा, कभी बेबी का हेड ऊपर मिलेगा, लेकिन बेबी का हेड में भी नीचे होना चाहिए जहां पे वहां ना मिले। एविडेंस ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है ये केस आपको मिले कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है। कैसे पता चलेगा वो हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है एज ऑलवेज। तो हिस्ट्री कलेक्शन में आप सबसे पहले पेशेंट से पूछ लोगे कि कहीं उनको वजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा होगा इसका मतलब उनका लिक्विड लीक कर रहा है। अगर हो रहा है तो कब से हो रहा है, कितने दिन हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा उनको कहीं बीपी हाई की बीमारी तो नहीं थी, ब्लड प्रेशर हाई है ना, हाइपरटेंशन की कोई डिजीज पहले से तो नहीं थी, या प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ऐसा नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ने लगा हो। उनसे आप ये भी पूछोगे कि क्या इससे पहले किसी को आपकी फैमिली में ओलाइगोहाइड्रोमियास हुआ है, या आपकी फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है। इसके अलावा कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन भी पूछ लोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके फैमिली में किसी को ऐसा है कि जो बेबी है वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी नहीं है। ये सारी चीजें आप उनसे पूछ लोगे। इसके अलावा आप मदर को देख लोगे कि वो डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। अगर वो आपको डिहाइड्रेटेड लग रही है यानी कि उसके लिप्स अगर आपको बहुत ड्राई लग रहे हैं, टंग कोटेड वाइट लग रही है और उसकी स्किन बहुत ड्राई लग रही है, तो आप उससे पूछ लोगे कि अप्रोक्सीमेटली वो कितना वाटर लेती हैं पर डे। इसके अलावा आप मदर से पूछ लोगे कि उनका डाइट प्लान क्या है, क्या वो एनीमिक तो नहीं है, एनीमिया का ट्रीटमेंट तो नहीं चला है, एंड ऑल्सो उनके कितने बेबीज हैं। ऐसा तो नहीं है कि 2 बेबीज के गैप कम हो, जैसे कि नॉर्मली कहा जाता है कि एक बेबी के बाद 3 साल का गैप होना चाहिए, फिर नेक्स्ट बेबी होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मदर को हेल्दी होने में एक बेबी डिलीवर करने के बाद मदर के यूट्रस को टाइम चाहिए होता है अपने आप को फिर से अपने पोजीशन में लाने के लिए, अपने आप को हेल्दी करने के लिए। मदर को खुद को भी चाहिए होता है अपने आप को हेल्दी करने के लिए, क्योंकि ब्लड लॉस भी काफी हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पूछनी है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में स्मॉल यूट्राइन साइज आप देख लोगे। जब आप इंस्पेक्शन करोगे, आंखों से देखोगे, तो आपको यूट्रस का साइज यानी कि एब्डोमेन का साइज छोटा मिलेगा। इसके अलावा फीटल मूवमेंट भी आपको कम मिलेंगे। जैसे नॉर्मली फीटस मूव करता है तो हमें विदाउट टच किए हुए पता चल जाता है, दिख जाता है कि फीटस का हेड मदर के एब्डोमेन से दिख रहा है, या हैंड कभी कभी दिख जाता है, लाइक दैट। नेक्स्ट है आपका माल प्रेजेंटेशन। तो माल प्रेजेंटेशन आप कैसे एनालाइज करोगे, कैसे पता करोगे? जब आप पैल्पेशन करोगे, ठीक है। तो जब आप फंडल पैल्पेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फीचर्स का हेड ऊपर है या नीचे है, या साइड में है, या ट्रांसवर्स लाई है, ऑब्लिक लाई है, ट्रांसवर्स लाई है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर है। अगर एंटीरियर पोस्टीरियर है तो हेड कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, इस तरह की पोजीशन आपको टच करने पे पता चल जाएगी। जब या आप पैल्पेट करोगे तो अगर आपको सॉफ्ट फील होगा, राउंड एंड सॉफ्ट, तो वो उसके बटेक्स होंगे। अगर राउंड एंड हार्ड फील होगा तो उसका हेड होगा। उसी तरह से आप हेड को आराम से पता कर लोगे कि किस साइड है। नेक्स्ट है आपका इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। आपको कैसे पता चलेगा? यूएसजी के थ्रू आपको बेबी का क्रोन रंप लेंथ पता चल जाएगी, बेबी का साइज पता चल जाएगा कि कितना है। नेक्स्ट है आपका यूएसजी। जब आप करोगे तो आपको एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स पता करना है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देख लो, स्पेकुलम एग्जामिनेशन करोगे, वाटरी वजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है।
जब आप स्पेकुलम एग्जामिनेशन करोगे यानी कि वजाइनल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कुछ लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर लीकेज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि एमनियोटिक सैक क्या हो गई है, रप्चर हो गई है। अब देख लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। तो व्हाट इज दिस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एक तरह का कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें हमें पता चलता है कि एब्डोमेन के अंदर, यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड कितना है। ठीक है, तो पहले तो आप नॉर्मल रेंज देख लो। अगर 5 से 25 सेंटीमीटर के अंदर अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। 5 सेंटीमीटर से कम हुआ इसका मतलब पॉकेट, कम हुआ अगर इसका मतलब क्या हुआ कि ओलाइगोहाइड्रोमनियाज है, और 24 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ इसका मतलब पॉलीहाइड्रोमनियाज है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लूइड हम सेंटीमीटर में कैसे मेजर कर सकते हैं। हम यहाँ फ्लूइड मेजर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ स्पेस मेजर कर रहे हैं जो कि फ्लूइड के थ्रू जो है कवर की गई है। ठीक है, तो जब नॉर्मल जब होता है कंडीशन, तो उस कंडीशन में फ्लूइड जो होता है वो 5 से 24 सेंटीमीटर के बीच में ही स्पेस बचाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्पेस देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट कैसे मेजर करना है? अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये वाला प्रोसीजर होता है। अल्ट्रासाउंड में हमें क्या करना होता है, बेली बटन से यानी कि अम्बलाइकस से हम टू इमेजिनरी लाइन में अपने एब्डोमेन को डिवाइड कर लेते हैं, पेशेंट के एब्डोमेन को डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हमने इमेजिनरी लाइन से मतलब सोचा कि हमने डिवाइड कर लिया, कहाँ से डिवाइड किया? बेली बटन से डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड कर लिया तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स आ गए, 4 पार्ट्स आ गए, 1 2 3 4। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, अब फर्स्ट का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जब आप यूएसजी करोगे, ठीक है, तो उस फर्स्ट पार्ट में आपको क्या मिलेगा? मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, तो उस फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ इस तरह की अंदर इमेज मिलेगी। जहां पे आपको ज्यादा डार्क कलर की स्पेस मिलेगी वो स्पेस आपको मेजर कर लेना है, सबसे डीप वाली। अब आपने इसको मेजर किया, मान लेते हैं कि ये आया आपका, कलर चेंज कर लेती हूँ, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग आया, दिस इज 3 सेंटीमीटर आपके मेजर करने के बाद। फिर आपने सेकंड स्पेस मेजर किया जहां पे आपको डीपेस्ट स्पेस मिला। आप यहां पे मेजर नहीं करोगे, छोटा स्पेस मेजर नहीं करना है, आपको डीपेस्ट स्पेस मेजर करना है। जब आपने डीपेस्ट स्पेस मेजर किया यहां वाला, तो मान लीजिए ये आपका आया 6 सेंटीमीटर, ये आया आपका 6 सेंटीमीटर। फिर आपने थर्ड वाला मेजर किया, ये आया आपका 4 सेंटीमीटर। फिर आपने फोर्थ वाला मेजर किया, मान लीजिए ये आया आपका 7 सेंटीमीटर। अब ये सारे को हम ऐड कर देंगे, इन सबका सम कर देंगे। तो 3 + 6 + 7 + 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कितना आया आपका? 20 सेंटीमीटर। और हमारी नॉर्मल रेंज क्या है? 5 और 24 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, तब हम एमनियोटिक फ्लूइड को नॉर्मल मानेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल है। समझ गए होंगे आई थिंक आप। अगर ये भी 3 आता, ये भी 3 आता, मान लीजिए ये 4 आता, ये 2 आता, ये 1 आता, ये 1 आता, ये 2 होता, ये 1 होता, तो कितना हो जाता? 2 3 4 5। इसको भी 1 कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 4 आ जाता टोटल। तो ये लेस देन 5 होता है, इसका मतलब ये केस क्या होता है? वो ओलाइगोहाइड्रोमनियोस का ये केस होता। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें कोई आप ड्रग्स नहीं दोगे, क्योंकि कोई भी ड्रग आपका फ्लूइड इंक्रीज नहीं करेगी। इसके लिए आप मदर को बोलोगे ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए। ठीक है, ओरली वो वाटर ले सकती हैं, 2 लीटर से आप स्टार्ट करोगे पर डे, और बाद में टेम्परेरी उसको इंक्रीज कर दोगे एज पर मदर्स कंडीशन। ठीक है, मदर अगर कर सकती है इंक्रीज तो उनको बोलोगे जरूर कि वो इंक्रीज करें। इसके अलावा ये सब कराने के बाद आप यूएसजी करते रहोगे, जिससे आपको एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स पता चलता रहे और आपको ये पता चलता रहे कि ओलाइगोहाइड्रोमनियास की कंडीशन कम हुई है या नहीं हुई है। सिजेरियन सेक्शन आपको कब करना है? सिजेरियन आपको डिलीवरी तब करनी है जब बेबी की लंग मैच्योरिटी नहीं हो पा रही है, यानी कि वैसे बेबी के लंग्स जो हैं वो 34 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन में, प्रेगनेंसी के टाइम पे मेच्योर हो जाते हैं। उसके बाद आप सिजेरियन सेक्शन आराम से कर सकते हो। ठीक है, 35 वीक्स में कर सकते हो, 38 वीक्स में कर सकते हो आराम से।
तो जब बेबी के लंग्स 34 वीक्स में भी मेजर नहीं हो पा रहे, वो मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे सिजेरियन सेक्शन कर देना है। नेक्स्ट है आपका माल फॉर्मेशन। बेबी का हो सकता है कि कोई पार्ट अच्छे से नहीं बन पाया हो, है ना, तो आपको क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन कर देना है। नेक्स्ट है आपका फीटल डिस्ट्रेस। जब फीटस ब्रीथ ना कर पा रहा हो, फीटस के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, तब आपको सिजेरियन सेक्शन कर देना है तुरंत। क्यों कर देना है, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे जब मदर को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आता है बेबी की ब्रीदिंग स्लो हो जाती है। तो वैसे भी फीटस की जो है ब्रीदिंग है वो स्लो है यहाँ पर, और अगर हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराते हैं तो फीटस की डेथ हो सकती है। इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन करना है। सीवियर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बहुत ज्यादा ग्रोथ रिटार्डेशन है, बेबी की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, तब आपको सिजेरियन सेक्शन करना है। क्यों? क्योंकि जितना बेबी स्लो होगा, स्लो ग्रोथ होगी, उतना ही बेबी वीक होगा। बेबी वीक होगा तो उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग आएंगे तो ब्रीदिंग और डिक्रीज हो जाएगी और बेबी की डेथ हो सकती है। सीवियर ओलाइगोहाइड्रोमनियास, तो सीवियर ओलाइगोहाइड्रोमनियास के टाइम पे भी हमें क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन कर देना है। क्यों? क्योंकि अब हमें उम्मीद नहीं है कि जो ओलाइगोहाइड्रोमनियास को हम करेक्ट कर सकते हैं, तो हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करने के बाद बेबी को रिस्क पे लाएं। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन यहाँ पे कर देना है। नेक्स्ट है आपका एमनियन इन्फ्यूजन। एमनियन इन्फ्यूजन एक तरह का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, जो कि तब करते हैं जब आपकी एमनियोटिक सैक जो है वो रप्चर हो चुका होता है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें प्री टर्म डिलीवरी से बेबी को बचाना है। लाइक मान लीजिए 15 घंटे में बेबी की डिलीवरी होनी है, तो 15 घंटे हम नॉर्मल मान के चलते हैं कि नॉर्मली 15 आवर लग जाएंगे एक बेबी की डिलीवरी होने में, तो हमें 10 आवर में बेबी की डिलीवरी नहीं करानी है। जितना कम वाटर होगा अंदर, उतनी जल्दी वो बाहर निकल जाएगा और उतनी जल्दी बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। टाइम से पहले भी डिलीवरी अच्छी नहीं है और टाइम के बाद भी डिलीवरी अच्छी नहीं है, तो प्री टर्म डिलीवरी से हमें बचाना है। इसके अलावा अगर हम एमनियन इन्फ्यूजन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वाटर जल्दी लीक कर जाए और बेबी को प्रॉब्लम हो। तो एमनियन इन्फ्यूजन के लिए हम यूज क्या करते हैं, हम एनएस या आरएल यूज करते हैं एमनियन इन्फ्यूजन के लिए। या तो हम अंदर एनएस डालेंगे या हम आरएल डालेंगे। इसके अलावा हम कोई भी चीज यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड है वो अंदर का एनवायरनमेंट एकदम अच्छे से रखता है, और जिस हिसाब का एनवायरनमेंट रखना चाहिए मदर के वूम का, वैसे एनवायरनमेंट रखता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि ये एनवायरनमेंट को कंटिन्यू करने के लिए एनएस और आरएल ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जब भी हमें एमनियन इन्फ्यूजन करना होगा, अलग से वाटर इंक्रीज करना होगा, तो हम या तो एनएस डालेंगे या हम आरएल डालेंगे अंदर। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको वाइटल साइंस मेजर करते रहना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मदर को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही हो, पल्स रेट इंक्रीज हो जा रहे हो, बीपी इंक्रीज हो रहा हो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट आपको करते रहना है। कंटिन्यूअस असेसमेंट इसलिए करना है, हो सकता है अगर वजाइनल डिलीवरी हुई है तो हो सकता है मदर को पीपीएच हो सकता हो, पोस्टमार्टम हैमरेज हो सकता है। ठीक है, बेबी का भी असेसमेंट करते रहना है कि बेबी को कोई डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन लाइक सप्लाई, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई तो नहीं चाहिए, बेबी के वाइटल्स नॉर्मल हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें पता करनी है हमें। पार्टोग्राफ, हमें लेबर के टाइम पे पार्टोग्राफ मेंटेन करके रखना है। पार्टोग्राफ में हमें टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा कि मदर को कितने कॉन्ट्रैक्शन आए, बेबी के कितने मूवमेंट्स हुए, है ना, और कितनी देर में लेबर का प्रोग्रेस हो रही है, और एमनियोटिक फ्लूइड कितना, मतलब टाइम पे लीक हो गया, एमनियोटिक सैक फ्लूइड लीक हो रहा है, ये सारी चीजें पार्टोग्राफ में हम नोट करते हैं। कंफर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। कंफर्ट डिवाइसेस मदर को आप दे सकते हो। अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो मदर को एक्स्ट्रा पिलो वगैरह आप दे सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मदर को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो कि आपको किस तरह से सिजेरियन सेक्शन में आपको अगर लेट के ब्रेस्ट फीड करानी है तो आप पिलो का सपोर्ट ले करके अंडर आर्म में आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। सिजेरियन सेक्शन के बाद हाफ एन आवर में ही ब्रेस्ट फीड करा लेनी चाहिए। अगर वजाइनल डिलीवरी हुई है तो हाफ एन आवर में करा लेनी चाहिए। अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 1 आवर बाद उनको ब्रेस्ट फीड करा लेनी चाहिए। ये सारी चीजें आप उन्हें बता सकते हो एज अ हेल्थ टॉप।
एजुकेशन एंड सपोर्ट भी दे सकते हो, उसकी फैमिली को भी एजुकेट कर सकते हो कि इसके बाद अब 3 इयर्स का गैप देने के बाद ही नेक्स्ट बेबी के लिए प्लान करेंगे। नहीं तो अगर 2 बेबीज हो चुके हैं तो अब उनको प्रॉपर्टी यूज करा लेनी चाहिए और नेक्स्ट बेबी के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आपको तब नोटेट करते रहना है जब डिलीवरी से पहले आपको एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स नोट करते रहना है यूएसजी की हेल्प से, जब उनका असेसमेंट हो रहा होगा तब, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि फ्लूइड जो है वो नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, और ओलाइगोहैड्रोमनियाज से हम प्रिवेंट कर पाए, क्योर कर पाए कि नहीं कर पाए। नेक्स्ट है आपके कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ओलाइगोहैड्रोमनियाज से। तो फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर उसको नहीं मिला जो उसको एनवायरनमेंट वूम के अंदर मिलना चाहिए था फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्री टर्म लेबर हो सकता है, टाइम से पहले। प्री टर्म लेबर मीन्स होता है टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना। ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब लीक हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड तो कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे और प्री टर्म लेबर हो जाएगा। फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया और वजाइनल डिलीवरी करा दी, सिजेरियन डिलीवरी नहीं कराई तो, अगर नीड है तो। फीटल डेथ भी हो सकती है, सेम फीटल डिस्ट्रेस का अगर ज्यादा प्रोग्रेशन होगा, ज्यादा प्रोग्रेस होगा तो फीटल डेथ भी इजिली हो जाएगी। म्यूकेनियम एस्पिरेशन हो सकता है, ये तब हो सकता है जब पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी चल रही हो, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी क्या होती है, 42 वीक्स से ज्यादा जाने वाली लंबी चलने वाली प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बेबी अंदर म्यूकोनियम यानी कि फर्स्ट अपनी टॉयलेट पास कर देता है और उसी को एस्पिरेट ले लेता है, सांस से अंदर ले लेता है और उसके अंदर वो चला जाता है और बेबी के डेथ होने के चांसेस होते हैं। लेबर इंडक्शन या सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन भी कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इसलिए इसको कॉम्प्लिकेशंस में डाल रखा हुआ है। और लेबर को इंड्यूस करना इज नॉट नॉर्मल, कि लेबर को हम इनिशिएट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से, नेचुरली नहीं हो रहा है, हम अपनी तरफ से चीजें यूज कर रहे हैं, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट डाल के। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये बाद में मदर को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं अगर इंजरी हो गई ये सब करने में तो। So this is all about ओलाइगोहैड्रोमनियाज. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.